सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके चाहे आप जेई मेंस या जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाओगे, जब पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाओगे या जब नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस के बारे में। इस पे आपके यार जेई में भी, नीट में भी, चाहे जेई मेंस की बात करूँ या जेई एडवांस की बात करूँ या नीट की बात करूँ, हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन भर भर के आपको दिखेंगे जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही कंसेप्चुअली डेप्थ तक जाके ये चीज़ आपको करा दी जाएगी कि उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे नीट की बात करें या जेई मेंस की बात करें या जेई एडवांस की बात करें। आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। कौन कौन से? पहली बात तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझेंगे और स्पॉन्टेनिटी पे बात करेंगे, जो कि सबसे क्लाइमैक्स है इस लेक्चर का। उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। फर्स्ट लॉ कर चुके हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। उसके बाद लास्ट में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसी लेक्चर में हम करेंगे। ठीक बात है। तो ये 3 टॉपिक हमें करने हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, हमारा फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 चीजें आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा है और इसको हमें पूरा करना है। अगर इन 3 टॉपिक से आज के बाद जेई मेंस में, नीट में या जेई एडवांस में, चाहे 2025 में आप नीट एग्जाम देने वाले हो या जेई का एग्जाम देने वाले हो या आज से 2040 में देने वाले हो, जब मर्जी देने वाले हो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे डेफिनेटली हो रहे होंगे। ठीक बात है। शुरू करते हैं, चलो। तो थर्मोडायनेमिक्स का हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9 हम ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले यार बात करते हैं, हेडिंग डालो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इसको समझते हैं। हल्की हल्की बात हमने पहले की है लेकिन पूरी डेप्थ में बात नहीं की है, तो आज पूरी बात करते हैं, उस पूरी बात का अंत करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कॉपी पेन निकाल लो, 2-3 महीने बाद एग्जाम है, फिर तो स्क्रीनशॉट ले लेना लेक्चर से, अदरवाइज अपने नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बनाओगे, आप 11th क्लास में हो या 12th की स्टार्टिंग में हो और आप नोट्स नहीं बना रहे हो, इसका मतलब आप अपना रैंक अपने आप ही पीछे कर रहे हो। गिन के बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ना लेना। स्क्रीनशॉट मैं उनको ही बस परमिट करता हूँ जिनका 2 या 3 या 4 महीने बाद एग्जाम है। उससे ज़्यादा टाइम आपके पास अगर एग्जाम में है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, पेन कॉपी लेके बैठना है। ऐसे नहीं आराम से लेटे हुए हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं। ठीक बात है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं यार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? लिख लो एक बार पहली बात, द प्रोसेस, पहले चेप लो लाइन, इसकी डेफिनेशन चेप लो, फिर समझते हैं क्या होता है। द प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इट्स ओन, द प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इट्स ओन is known as spontaneous process, is known as spontaneous process। क्या समझे? एक ऐसा प्रोसेसर जो खुद से होने की काबिलियत रखता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो खुद से, कैसे मतलब सर क्या? देखो एग्जाम्पल से समझो, इसकी एग्जाम्पल से समझोगे, मेन बात तो समझोगे एग्जाम्पल से ही, ये तो बस लिखने की बात हो गई। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल है, बहुत सारी, राइट। जैसे आपके पास एक, लेट से आपके पास एक हॉट बॉडी है। क्या है? एक हॉट बॉडी, एक गर्म बॉडी मतलब एक हॉट हाई टेम्परेचर पे रखी हुई बॉडी, राइट। ये आपके पास एक हॉट बॉडी है, इधर सर मान लो आपकी एक कोल्ड बॉडी है, इधर आपकी मान लो एक कोल्ड बॉडी है।
तो आपको पता है सर कि अगर कहीं एक जगह पे गर्म बॉडी रखी हुई है और एक जगह पे ठंडी बॉडी रखी हुई है, तो हमें सर पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट हमारी फ्लो करने लग जाएगी सर। और उसमें हम कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहा है। जहां कहीं भी एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का एक सिस्टम होगा, उधर अपने आप ही ये हॉट बॉडी से हीट निकल के कोल्ड बॉडी में जाने लगेगी। हमने उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं की, हमने अपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, वो अपने आप ही प्रोसेस हो रहा है। ये अपने आप ही हो रहा है कि हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ हीट अपने आप ही जा रही है, राइट। तो ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो कि खुद होने की क्षमता रखता है, उसका खुद प्रोसेस करने की औकात रखता है, उसको ही बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। ए प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इट्स ओन इज नोन एज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि इसकी एग्जांपल एक आपके घर में भी होती है। अभी सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, तो आप घर में चाय बनाते हो। अगर चाय आपने रख दी है, चाय अभी एक हॉट बॉडी है, राइट, और आपका रूम जो है वो एक कोल्ड बॉडी है चाय के कंपैरेटिवली, राइट। तो अगर आपकी चाय 5-10 मिनट ऐसे रखी रह गई, तो सारी की सारी जो चाय में जो हीट है वो चूस लेगा सराउंडिंग, जब तक आपकी चाय का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक वो हीट चूसता रहेगा सराउंडिंग। इसीलिए कहते हैं कि चाय जैसी गर्म है वैसी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाने लगेगी, राइट। उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहा है। उसकी खुद की ताकत है, उसकी खुद की औकात है कि ये प्रोसेस वो खुद करा दे रहा है, राइट। तो हॉट बॉडी से जब कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही है, वो खुद से हो रहा है, ये प्रोसेस खुद से हो रहा है, इसमें हम कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, अपने आप ये प्रोसेस हो जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद में होने की औकात रखते हो, खुद से होने की औकात रखते हो, हमें कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत ना पड़े, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिंपल सी बात, राइट। जैसे कि और चाहो तो और लिख सकते हो, राइट। जैसे पानी का हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करना, है ना। पानी का हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करना, लो लेवल पे फ्लो करना, है ना। हाई लेवल का मतलब क्या? जैसे ऐसे इसको फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, हाँ, जैसे एक अगर मैं सिस्टम बना दूं, ऐसे आपने मे भी फिजिक्स में पढ़ा हो। जैसे इधर अगर पानी है, इधर, राइट, पानी है, तो जहां पानी का लेवल हाई होगा, अगर इधर पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो पानी जहां ज्यादा भरा है, जहां पानी का लेवल हाई है, उधर से इधर की तरफ आने लग जाएगा, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, इधर अगर पानी ज्यादा भरा हुआ है, इधर पानी कम भरा हुआ है, तो पानी इस टैंकर से इस टैंकर में आने लग जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, राइट। सिंपल सी बात है। अच्छा, और क्या एग्जांपल ले सकते हो? ये खुद से ही होता है ना कि एक जगह अगर पानी ज्यादा भरा है, एक जगह कम है, तो पानी अपने आप ही ज्यादा से कम की तरफ आने लग जाएगा, राइट। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही आ जा रहा है, राइट। और जैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज अपने आप ही चला जाता है ना। फ्लो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप ही हो जाता है। चार्ज को लेट से मैं कैपिटल Q से डोनेट कर देता हूं, राइट। ये भी अपने आप हो जाता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक बात है। ये सारे प्रोसेस अपने आप ही होते हैं। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं सर, जितने भी नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, क्योंकि वो खुद से ही हो रहे हैं। हम उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, अपने आप ही खुद से हो रहे हैं। तो सारे नेचुरल प्रोसेस हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर ही आते हैं, राइट। और कुछ ले लें, हाँ चलो एक और ले लो। गैस का सर एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन भी सर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ही एग्जांपल है। जैसे आपके घर में मान लो सिलेंडर है, आपके घर में सिलेंडर, उसमें CNG गैस भरी हुई है। अब अगर सिलेंडर हल्का सा लीक होना शुरू हुआ, तो पहले गैस अच्छी तरह कंप्रेस करके सिलेंडर में भरी हुई है। अगर गैस कहीं से भी, सिलेंडर आपका कहीं से भी लीक है, तो गैस अपने आप ही बाहर निकलने लग जाएगी। उसमें हम तो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, गैस अपने आप ही बाहर निकलने लग जाएगी, क्योंकि गैस एक्सपेंड होना चाहती है, आपकी कंसंट्रेटेड मतलब लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम पे जाना चाहती है, राइट। लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम पे जाना चाहती है, मतलब गैस हमेशा एक्सपेंड खुद से हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर हमें ये करना हो कि हमें सिलेंडर में गैस भरनी है, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम पे लेके आना है,
है ना, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम पे लेके आना, गैस को कंप्रेस करना है। पहले गैस आपकी रखी हुई है, अगर सिलेंडर में गैस भरनी है फिर हमें काम करना पड़ेगा, है ना, गैस को कंप्रेस करने के लिए काम करना पड़ता है। गैस एक्सपेंड तो खुद से ही हो सकती है, राइट, सिंपल सी बात है। अगर आपकी गैस, अभी आप गैस जला दो, अभी जाके आप गैस का बर्नर जला दो, आपकी गैस लीक होने लग जाएगी, पूरे आपके घर, आपके पहले रसोई में फैलेगी, फिर पूरे घर में फैलेगी, ऐसे फैलते जाएगी, एक्सपेंड होते जाएगी, गैस खुद से ही होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन गैस को कंप्रेस करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, गैस को एक्सपेंड करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि खुद से हो जाता है, राइट। मेरे पास एक कोई भी ये बीकर रखा हो, है ना, इसमें गैस मैंने ठूसी हुई है, अगर इधर हल्का सा कहीं से गैस, इधर से कहीं से हल्का सा, ये मेरा जो कंटेनर है इसमें कहीं होल आ गया, छेद आ गया, तो मेरी गैस इधर से बाहर निकलने लग जाएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही वो गैस बाहर निकल रही है, राइट। क्योंकि गैस का एक्सपेंशन, बाहर निकलेगी तो गैस एक्सपेंड होगी, क्योंकि इधर तो कैद है, बाहर आज़ाद है पूरी, तो एक्सपेंड होने लग जाएगी, तो गैस बाहर एक्सपेंड होगी, राइट। तो एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंशन का प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि वो खुद से होने की टेंडेंसी है उसकी, जैसी उसे पॉसिबिलिटी मिलेगी, जैसी उसे चांस मिलेगा, वैसी वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक बात है। तो ये हमारी यार कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। अब चाहो तो जितनी मर्जी लिख लो इसमें, जैसे मिक्सिंग ऑफ आइडल गैस, हमारे पास कुछ गैसेस हैं, मान लो कुछ 2-4-5 गैस ले लो, उनको एक बीकर में साथ में मिक्स कर दो, तो मिक्स अपने आप ही हो जाएंगी, है ना। मिक्सिंग ऑफ आइडल गैस, ये भी हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक एग्जांपल है। तो ये सारी यार हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब सिंपल सी बात एक बोलूं, वो प्रोसेस जो खुद से होने की टेंडेंसी रखते हो उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। आगे बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, एग्जाम्पल इरेज कर देता हूं, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा सर? ऐसे प्रोसेस जिनकी खुद से होने की टेंडेंसी ना हो, मतलब उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रोसेस होता है। जैसे कि देखते हैं, पहले लिख लो, इसको भी चेप लो। आगे है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बस ऐसे ही सेम डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस which cannot be ऐसे लिख लो, चलो cannot be इसी की तरह लिख लो, चलो cannot be take place by its own is known as नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो खुद से, उनकी खुद की टेंडेंसी नहीं है कि वो खुद कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कि अगर हमें मेरे पास कोल्ड बॉडी है और मेरे पास एक हॉट बॉडी है, मेरे पास एक हॉट बॉडी है, तो अगर मुझे कोल्ड बॉडी से हीट भेजनी है हॉट बॉडी की तरफ, तो एक खुद से नहीं होगा, करा सकते हैं, जैसे फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर में ये चीज होती है कि कोल्ड बॉडी से हीट जो है हॉट बॉडी की तरफ जाती है ना, कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में काम होता तो है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में काम करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एफर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तब जाके वो काम होता है, राइट। तो कोल्ड बॉडी से जो हीट है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जा तो सकती है, लेकिन खुद से नहीं। जो प्रोसेस खुद से हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस खुद से नहीं हो सकते, उनको हमें एफर्ट्स बाहर से लगाने पड़ते हैं और कराने के लिए, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे कि हीट का ट्रैवल करना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि ये खुद से नहीं होगा कि खुद से ही हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आए। खुद से ये होगा कि हाँ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट आएगी, एक खुद से हो जाएगा कि गर्म बॉडी से हीट जो है कोल्ड बॉडी की तरफ आएगी, एक खुद से हो जाएगा। लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जाना खुद से होना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
ठीक बात है। तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जाना इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और दूसरी गैस की कंप्रेशन, गैस का कंप्रेशन, गैस का एक्सपेंशन हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, क्योंकि गैस एक्सपेंड होने की टेंडेंसी रखती है, जैसे कि सिलेंडर था हमारा, है ना। जैसे या तो ये मेरा बीकर है, इस बीकर में मेरी गैस है, इस बीकर में मेरी गैस है, अगर इधर हल्का सा होल है, इधर हल्का सा होल है, तो गैस इधर छोटे से होल से बाहर निकलने लग जाएगी और गैस हमारी एक्सपेंड होने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी हर जगह, राइट। लेकिन अगर मुझे इस गैस को वापस इसके अंदर लेके आना है, मतलब वापस कंप्रेस करना है, तो उसके लिए मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गैस को एक्सपेंड करना वो अपने आप हो जाएगा, हल्का सा छेद कर दो अपने आप ही गैस एक्सपेंड होने लग जाएगी। लेकिन गैस को वापस इकट्ठा करके वापस इसके अंदर डालना, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे प्रोसेस जो कि खुद से नहीं हो सकते, अपने आप नहीं होते, उसको हमें कराने में एफर्ट्स लगते हो, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो गैस की एक्सपेंशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गैस का कंप्रेशन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है बात? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्लियर है, सिंपल सी बात है। वो प्रोसेस जो खुद से होने की औकात रखते हैं, खुद से होने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो प्रोसेस जो खुद से होने की टेंडेंसी या खुद से होने की औकात नहीं रखते हैं, उनके लिए हमें कोई बाहर से एक बंदा चाहिए होता है कि जो एफर्ट्स लगाए और ये प्रोसेस हो, उन प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? चलो ये बात हो गई हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अब आते हैं मेन चीज पे, दंगल पे, जो मेन क्लाइमैक्स है उस पे आते हैं, जिस पे क्वेश्चन आते हैं। ये तो चलो आपका बेसिक बनाने के लिए है ना, कि पता हो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है ना। ये बेस बनाने के लिए है, मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने के चांस कम है, बट इसको बिना समझे आगे वाली चीज़ें उतनी लॉजिकली आप समझ नहीं पाते, इसलिए कराना जरूरी था। अब आगे वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। चला आगे चली। तो अब बात करते हैं यार, अब बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। देखो, हमें कोई प्रोसेस बताना है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसके लिए यार हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम ये पढ़ चुके हैं सर कि अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो, पिछले लेक्चर में पढ़ के हटे हैं, है ना, कि कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं अलग अलग 3 लेक्चर में। एक हम ये पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, राइट, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए। मैं सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ ना हर केस में, अभी सराउंडिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमारा प्रोसेस तो सिस्टम पे ही हो रहा है, राइट। तो डेल्टा, चलो ना भी लिखूँ तब भी समझ आना कि सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ, राइट। डेल्टा जी नेगेटिव हो। और क्या पढ़ चुके हैं? ये भी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एस जो है वो अगर हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, तब हमारा वो भी हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन है, राइट। ये 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस पॉजिटिव तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और या तो ये भी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव तब भी हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो ये हमें 3 अलग अलग लेक्चर में, इसको हम इंथैल्पी वाले लेक्चर में, इसको हम एंट्रोपी वाले लेक्चर में और इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनिटी की ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, राइट। कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा। मतलब आपकी स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, राइट। अच्छा, तो क्राइटेरिया फॉर ए स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, criteria for the spontaneity of process।
क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस होने के? लिखो पहले कुछ टेपो। टेंडेंसी टू लोअर द एनर्जी, टेंडेंसी टू या मिनिमाइज द एनर्जी लिख लो। टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी, या ये लिख लो मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी, है ना। एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, थंब रूल है केमिस्ट्री का, राइट। टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी और मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। और दूसरी चीज टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज रैंडमनेस, टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज द रैंडमनेस। ये दो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के। क्या है? पहली बात, स्पॉन्टेनिटी कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाए। पहला क्राइटेरिया ये है सर कि टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी, कि हम अगर एनर्जी को अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। तो एक अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, मतलब वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाता हुआ वाला प्रोसेस होता है। और एनर्जी वाले फैक्टर कौन कौन से इन तीनों में से? मतलब डेल्टा एच और डेल्टा जी वाले फैक्टर हमारे एनर्जी वाले फैक्टर हैं, राइट। डेल्टा एच और डेल्टा जी हमारे एनर्जी वाले फैक्टर है। इसीलिए हमने बोला कि डेल्टा जी नेगेटिव हो या डेल्टा एच नेगेटिव हो, मतलब वैल्यू कम हो, दैट मीन्स हमारी एनर्जी वाला फैक्टर कम होगा, और एनर्जी वाला फैक्टर जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो क्राइटेरिया फॉर ए स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस की दो क्राइटेरिया है। पहली बात, कोई अगर प्रोसेस ऐसा है जिसमें एनर्जी हमारी मिनिमाइज हो रही हो, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी। अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी टेंडेंसी हो एनर्जी को मिनिमाइज करने की, तो मतलब डेल्टा एच और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाने की, तो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही हो, मतलब रिएक्शन। और दूसरा क्राइटेरिया है सर कि टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज रैंडमनेस, कि रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करने, एक ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसकी टेंडेंसी हो कि वो रैंडमनेस को इंक्रीज कर दे, जो रैंडमनेस को इंक्रीज कर रहा हो, तो उस प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा होता है। रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, है ना, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। इसीलिए डेल्टा एस पॉजिटिव हो तब स्पॉन्टेनिटी, और डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगेटिव हो तब स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाते हैं। ठीक बात है। तो वापस आते हैं। तो पहली बात तो ये दो क्राइटेरिया हैं। थ्योरी की बात अगर बोले तो तीन फैक्टर हैं आपके पास किसके? स्पॉन्टेनिटी के। डेल्टा जी नेगेटिव तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस पॉजिटिव तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो तीन मेथड हैं आपके पास स्पॉन्टेनिटी निकालने के। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा भाव हमें किसे देना है? क्योंकि तीनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराने की कंडीशन है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस पॉजिटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा भाव किसको देना है? सबसे ज्यादा भाव देना है पहले प्यार को। पहला प्यार सबसे मजबूत होता है। पहले प्यार को सबसे ज्यादा भाव देना है कि डेल्टा जी लेस देन 0, इसको सबसे ज्यादा भाव देना है, सबसे ज्यादा भाव। अगर किसी प्रोसेस में मान लो, अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो गया, सॉरी, अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव भी हो गया या डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो गया तब भी चलेगा, तब भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। बस डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहे। डेल्टा जी जब तक नेगेटिव है तब तक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर डेल्टा एस उसके में नेगेटिव भी हो जाए या डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो जाए, राइट, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी अलग स्पॉन्टेनिटी वाली चीज फेल हो जाए, तब भी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस अभी भी स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो पावरफुल फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी का वो है डेल्टा जी। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रह रहा है, नो मैटर डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस बाय चांस नेगेटिव भी हो जा रहा है या डेल्टा एच बाय चांस पॉजिटिव भी हो जा रहा है, लेकिन डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव है,
डेल्टा जी जब तक हमारा नेगेटिव रहेगा तब तक हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आइसोलेटली बात करें, इंडिपेंडेंटली बात करें, तब तो ये ठीक है कि डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस हो जहां तीनों फैक्टर की इंफॉर्मेशन दी हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां की डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस मान लो कि नेगेटिव है, डेल्टा एच मान लो पॉजिटिव है, इन दोनों अगर डेल्टा एस नेगेटिव भी हो जाए, डेल्टा एच ए पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन डेल्टा जी जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, क्योंकि इन तीनों में से सबसे पावरफुल फैक्टर जो है वो डेल्टा जी है। ठीक बात है। एक बार वापस रिपीट, हमारे पास स्पॉन्टेनिटी के 3 फैक्टर हैं, तब तक प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं, यही बात नीट और जेई में भर भर के आई हुई है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। क्या कि स्पॉन्टेनिटी की 3 कंडीशन है कि डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, ये 3 कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की। इन तीनों में से कोई चीज फॉलो हो रही होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। बट अगर किसी प्रोसेस में इनमें से कोई एक चीज चेंज भी हो रही है तो हम किसको सबसे ज्यादा भाव दें, कौन सा सबसे पावरफुल फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी बताने का? तो सबसे पावरफुल फैक्टर स्पॉन्टेनिटी बताने का है डेल्टा जी लेस देन 0। अगर ए सही है मतलब इसको ही हमें सबसे ज्यादा भाव देना है। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, नो मैटर कि डेल्टा एस अगर नेगेटिव भी हो जाए किसी बाय चांस किसी चीज में, और या डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो जाए किसी चीज में, लेकिन जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तब तक प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक बात है, क्योंकि इसी को हमें सबसे ज्यादा भाव देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसी को सबसे ज्यादा भाव दे रहे हैं? क्योंकि देखो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? तो डेल्टा जी के अंदर ही तो ये दोनों फैक्टर आ जा रहे हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस, तो इसके अंदर ही ये दोनों फैक्टर आ जा रहे हैं, इसलिए हम डेल्टा जी को सबसे ज्यादा भाव दे रहे हैं। क्योंकि इसको सबसे ज्यादा भाव देंगे तो ये अपने आप ही कवर हो जाएंगे, है ना? पहले प्यार को भाव देंगे तो बाकी प्यार अपने आप ही उसके अंदर आ जाएंगे ना। ठीक बात है। चलो, क्लियर है बात? क्लियर है बात? बहुत एफर्ट दे के बताई है बात, दिमाग में रखना। एक बात को 2-2 3-3 बार रिपीट हुई है। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है, जब तक डेल्टा जी नेगेटिव तब तक आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अभी एक टेबल बनाता हूँ, उससे और समझ आएगा। ये मैंने बात जो बोली है इसका समझ आएगा आगे। एक टेबल देखो, अभी इस टेबल से समझ आएगा कि मैं क्यों बात बोल रहा हूँ। एक स्केल निकाल लो अपना, एक अच्छा सा टेबल बना लेना। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं एक सीधी लाइन इतनी अच्छी से नहीं खींच सकता। आपके पास स्केल है तो आप अच्छे से बना सकते हो। छोटी सी कॉपी है, उतने में इस बोर्ड में 100 कॉपियाँ आ जाएंगी। तो छोटी सी कॉपी में एक स्केल से लाइन मार लो, एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो। चलो, इतना ही काफी है। तो लेट्स से इधर मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन, है ना? या डेल्टा एच ही रहने दो अभी, कोई आर देख के डर ना जाओ। ए डेल्टा एच, ए डेल्टा एस, और इधर मैं दिखा रहा हूं लेट्स से डेल्टा जी। इधर मैं दिखा रहा हूं लेट्स से डेल्टा जी, राइट? और इधर मुझे बताना है रिजल्ट, इधर मुझे बताना है रिजल्ट। ठीक है, एक ऐसा एक टेबल बना लो। ठीक है, बना लिया? अच्छा, मान लो पहला केस है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव। हमें बताया हुआ है कि फॉर ए गिवन प्रोसेस डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो हमें ये पूछा है कि किस टेम्परेचर पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया है, जब तीनों फैक्टर्स आपस में आ रहे हो तो आप बस ये देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले डेल्टा जी देखो नेगेटिव कब हो सकता है। डेल्टा जी सर आपको पता है, डेल्टा जी आपका पता है कि डेल्टा जी, इधर लिखता हूं मैं ऐसे, डेल्टा जी आपको पता है। अभी देखो पहले इस टेबल को ध्यान से समझना,
थोड़ा कंसेप्चुअल टेबल है, नोट से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो तो कुछ समझ नहीं आता कि कैसे टेबल आ गया, क्या बता रहा है, कुछ नहीं समझ आता। ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से कन्वर्ट करके लेके आया हूँ। इतना बहुत समझ ही नहीं आता है टेबल बुक्स में, चाहे पढ़ के एक बार पहले ट्राई करके देख लो, टेबल्स बुक में दिया होगा, उसके बाद देखो। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। देखो, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, उस केस में डेल्टा जी क्या होगा? उस केस में डेल्टा जी क्या होगा, चेक करो। डेल्टा जी, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है एंड डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, मतलब ए वाली टर्म भी नेगेटिव है और ए वाली टर्म भी पूरी नेगेटिव आएगी। अरे इधर पॉजिटिव है तो टी और पॉजिटिव वाली टर्म इसका पॉजिटिव ही आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव माइनस इधर कोई टर्म ही आएगी, है ना, इधर कोई एक टर्म आएगी टी और कोई एक टर्म, राइट। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा इस केस में, टेम्परेचर की चाहे कोई भी वैल्यू हो, टेम्परेचर की चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव रहेगा इस केस में। मैंने आपको क्या बोला है, स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए आप हमेशा बस डेल्टा जी ही चेक करना, जब तीनों चीज़ें के यूज कर रहे हो तो आप बस एक ही चीज़ देखना कि डेल्टा जी हमें किसी तरह नेगेटिव करना है। तो अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव रहेगा क्योंकि ए वाली टर्म भी नेगेटिव और ए वाली पूरी टर्म भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे तो नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, टेम्परेचर जितना मर्जी कोई भी वैल्यू ले लें हम टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो चाहे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू ले लें, ए प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, है ना, ए प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। तो स्पॉन्टेनियस एट, अभी ध्यान से देखते जाना, अभी मैं भी हल्का हल्की समझ आ रहा हूँ, एक और अगला देखना फिर समझ आएगा। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, है ना, मतलब जहां दोनों कंडीशन हो रही हो फेवर, कि डेल्टा एच नेगेटिव है, वैसे भी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तो अच्छी बात है और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है ना, ये दोनों स्पॉन्टेनिटी को ही फेवर करती हैं। तो अगर दोनों ही फेवर वाली कंडीशन हो तो हमारा डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है तो हमारी स्पॉन्टेनिटी होगी ही होगी। मतलब अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही एक साथ स्पॉन्टेनिटी वाली चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव है ना, मतलब स्पॉन्टेनिटी को फॉलो कर रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब स्पॉन्टेनिटी वाले फैक्टर को फुलीफाई कर रहा है, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव ही आएगा हर बार, तो स्पॉन्टेनियस होगा किसी भी टेम्परेचर पे, राइट। अभी आगे देखो, आगे खेल समझ आएगा सारा क्या हो रहा है, आगे देखना। अब मान लो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया। डेल्टा एच पॉजिटिव, एक ऐसा प्रोसेस हो जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव हो, मतलब वैसे भी अगर देखो तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एस नेगेटिव ये भी एक अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी है, दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन, गंदी कंडीशन है। ये दोनों अच्छी कंडीशन थी इधर पहले केस में, ये दोनों ही गंदी कंडीशन है, तो मतलब गंदा ही काम होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। लेकिन देखते हैं, हमें डेल्टा जी के अकॉर्डिंग देखना है, गंदा अच्छा नहीं करना है। देखो डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी इस केस में क्या आएगा, डेल्टा एच अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म पॉजिटिव और डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है तो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ए वाली टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लस होकर ये टर्म भी पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर की चाहे कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ए टर्म हमारी पॉजिटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ए टर्म भी पॉजिटिव, ए टर्म भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होता है तो पॉजिटिव ही आता है, मतलब डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी घटा बढ़ा ले। तो मतलब ए प्रोसेस हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो एंड डेल्टा एस नेगेटिव हो, वो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हर टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर। मजा तो अब आगे यादों में आएगा क्योंकि अभी तक तो हम कंक्लूड कर पा रहे थे कुछ चीजें। अब देखो, अभी तक क्या था, दोनों ही अच्छी कंडीशन थी इसलिए अच्छा काम हुआ, दोनों ही गंदी कंडीशन थी इसलिए गंदा काम हुआ। अब मैं क्या करूंगा समझ रहे हो, अगर मैं एक कंडीशन अच्छी ले लूं, एक कंडीशन गंदी ले लूं, देखो अगर
मान लो लेट से मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस मेरा ए भी नेगेटिव है, राइट। मतलब ए वाली कंडीशन तो अच्छी ले ली जो स्पॉन्टिनिटी को फॉलो कर रही है, अच्छी वाली कंडीशन। ए वाली कंडीशन गंदी वाली ले ली, है ना, जो कि स्पॉन्टिनिटी के फेवर में नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तब स्पॉन्टिनिटी को फेवर करता है। तो अब बताना है हमें कि अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखो अब उसके लिए हमें डेल्टा जी देखना, हमेशा ही डेल्टा जी देखना है। डेल्टा जी जब तक नेगेटिव रह रहा है तब तक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच हमारा ए वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, माइनस टी ए वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, ए वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, राइट। अब देखो डेल्टा जी हमारा बराबर आया कि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव और डेल्टा एस भी हमारा नेगेटिव, ठीक बात है। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में हम अभी बता नहीं पा रहे हैं अब कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। कब? देखो ए वाली टर्म हमारी नेगेटिव है ना, ए इसको अगर मैं पहली टर्म बोलूँ, ए मेरी पहली टर्म है और ए इसको मैं पूरी दूसरी टर्म बोलूँ, लेट से इसको मैं दूसरी टर्म बोलूँ, राइट। तो पहली और दूसरी, है ना, पहली टर्म मेरी नेगेटिव है और दूसरी टर्म मेरी, मतलब इसको अगर मैं बोलूँ, इसको मैं दूसरी टर्म बोलूँ तो जो दूसरी टर्म है वो मेरी, या तो ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझ आ जाएगा, बच्चे तो नहीं हो। देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, पहली टर्म नेगेटिव है और दूसरी टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है ना। पहली टर्म नेगेटिव, दूसरी टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म पॉजिटिव है ना, दूसरी टर्म हमारी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरी टर्म हमारी पॉजिटिव है। तो एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। तो कैसे कंक्लूड करें? देखो अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, टेबल समझ नहीं आता ध्यान से समझ लेना। अगर टी ज्यादा हो, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, टी वाली वैल्यू ज्यादा हो, तो टी अगर ज्यादा होगा तो दूसरा फैक्टर ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर में, अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पॉजिटिव वाली टर्म बढ़ते जाएगी, है ना, वैसे वैसे पॉजिटिव वाली टर्म बढ़ते जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ए वाली टर्म, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ए वाली टर्म का ज्यादा होना पड़ेगा, इस वाली टर्म का कम होना पड़ेगा, है ना। डेल्टा जी अगर हमें नेगेटिव करना है तो नेगेटिव वाली टर्म है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाली टर्म, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए इसके मैग्नीट्यूड के, है ना। तो डेल्टा जी अगर हमें नेगेटिव करना है तो ए आपका क्या होना चाहिए? ए आपका इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितना ए वैल्यू जितनी नेगेटिव रहेगी और ए वैल्यू जितनी कम पॉजिटिव रहेगी उतनी जल्दी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये देखो सिंपल सी बात है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। जिस स्पेशली नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। शांत हो जाओ, सांस लो, वापस सुनो, आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए, वापस सुनो। अगर कोई मेरे पास चीज़ है, अगर बच्चों वाली बात करता हूँ, एक्स बराबर है लेट से a माइनस बी के, ठीक बात है, समझने के लिए बस बता, x बराबर है मान लो a माइनस बी के, एक इक्वेशन है। तो x पॉजिटिव कब होगा और x नेगेटिव कब होगा? x हमारा पॉजिटिव कब होगा? x हमारा तब पॉजिटिव होगा जब a ज्यादा होगा b से, जब a ज्यादा होगा b से तब हमारा x पॉजिटिव होगा, है ना। जब a वाली रकम बड़ी होगी इससे तो x हमारा पॉजिटिव होगा। x हमारा नेगेटिव कब होगा? x हमारा नेगेटिव कब होगा? जब a हमारा कम होगा b से, a हमारा कम होगा b से तो x हमारा नेगेटिव होगा। इतना समझ आ गया? अब वापस सुनो, एक आपके पास नेगेटिव वाली टर्म है, एक आपके पास पॉजिटिव वाली टर्म है। हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा हो, नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वाली का, तभी तो नेगेटिव होगा, है ना। तो इस वाली रकम को हमें ज्यादा करना है या इस वाली रकम को घटाना है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो डेल्टा एच है जो कि फिक्स रहता है। इस केस में हम कर सकते हैं, इसी वाली चीज को तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि इधर टेम्परेचर है और टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, टेम्परेचर को अगर मैं घटा दूं, अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूंगा, टेम्परेचर को लो कर दूं,
टेम्परेचर को मैंने लो किया तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो नेगेटिव का ज़्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड अगर कम कर दें तो नेगेटिव का कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ठीक बात है, क्योंकि डेल्टा जी है, इस केस में डेल्टा जी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। जैसे इस केस में हमारा x हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि a या b की वैल्यू क्या है। अगर a ज़्यादा है b से तो x पॉजिटिव, या अगर a हमारा कम है b से तो x नेगेटिव। इसी तरह अगर a वाली टर्म का मैग्नीट्यूड इस वाली टर्म का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, इसका मैग्नीट्यूड कम हो, नेगेटिव वाली का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, पॉजिटिव वाली का कम हो तो डेल्टा जी नेगेटिव। सिंपल सी बात है ना। अब समझ आ गया होगा, अब खट से गया होगा। डेल्टा नेगेटिव वाली चीज़ जितनी नेगेटिव, पॉजिटिव वाली चीज़ जितनी कम, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड जितना कम, उतना डेल्टा जी नेगेटिव, राइट। इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, ना इसमें कुछ चेंज कर सकते ना इसमें, क्योंकि तो फिक्स रहता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू फिक्स रहती है किसी रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर या तो हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर को लो कर दूं, टेम्परेचर को लो कर दूंगा तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, पॉजिटिव वाली मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव ही आ जाएगा, है ना। तो मतलब अगर टेम्परेचर जो है उसको हम लो कर दें, T अगर हमारा लो टेम्परेचर है तो उस केस में हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, राइट। और अगर टेम्परेचर अगर हमारा हाई हो, हाई टेम्परेचर हो, अगर हाई टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर अब हाई, एक भी हो सकता है टेम्परेचर हाई कर हो, तो अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव वाली का। तो अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव वाली के वैल्यू के कंपैरेटिवली तो मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। फिर से क्लियर, फिर से एक बार क्लियर कर दूँ। सिंपल सी बात है कि एक टर्म नेगेटिव वाली है, एक टर्म पॉजिटिव वाली है ना। अब हमें अगर डेल्टा जी मतलब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, डिपेंड करता है कि अगर नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव वाली चीज़ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव। तो इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस टेम्परेचर ही हमारे पास एक वेरिएबल है, तो टेम्परेचर को ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर अगर हमारा टेम्परेचर को अगर मैं लो कर दूं, टेम्परेचर अगर मैंने टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दी तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव टर्म है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नेगेटिव का ज़्यादा है तो नेगेटिव का ज़्यादा है, पॉजिटिव का कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर लो करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब लो, अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और अगर टेम्परेचर हाई हो तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव वाली के। तो दैट मीन्स उस केस में अगर पॉजिटिव टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव टर्म के तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात है, इससे सिंपल नहीं समझा सकता, इससे सिंपल नहीं हो सकता। एक बार वापस रिपीट करके देख सकते हो अगर नया समझ आया हो। इतनी बार समझा दिया, आई थिंक गधे को भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया दैट मीन्स यू आर ठीक है, चलो क्लियर है। तो क्या रिजल्ट लिखे इसमें हम कि मतलब एक अगर ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे। वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, लो टेम्परेचर पे, राइट। स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, राइट। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे। मतलब एक ऐसा प्रोसेस आपको बोल दिया है सर, मान लो नीट या जेईई में आ गया कि आपको एक प्रोसेस के लिए बताया हुआ है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और आपसे पूछा कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, कि सारे टेम्परेचर पे होगा स्पॉन्टेनियस, या हाई टेम्परेचर पे, या लो टेम्परेचर पे, या T=0 पे। 4 ऑप्शन ऐसे बना दिए। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो वो चीज़ हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर लो हो, क्योंकि जब लो टेम्परेचर होगा तो उसी केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जिस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा वही प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है।
तो मतलब अगर ये दो चीज़ें दी हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर लो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की तरफ होगा, और अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ होगा। क्लियर है? ठीक बात है। अच्छा, एक चौथा भी ले लो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, एक बार दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। एक आपका अच्छा वाला फैक्टर, एक गंदा वाला फैक्टर। इसमें भी यही किया था, एक अच्छा वाला फैक्टर, एक गंदा वाला। अब इस वाले को अच्छा कर दिया, इस वाले को गंदा कर दिया, है ना। तो इसमें भी वही बात होगी। डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी ए वाला पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो पहला ए वाला टर्म भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ए वाली पूरी टर्म भी ए वाली पूरी टर्म हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो मतलब एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है ना, एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। तो अगर हमें डेल्टा जी, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ए वाला फैक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि इस बार ए वाली टर्म नेगेटिव है, पिछली बार ए वाली टर्म पॉजिटिव थी, है ना। ए वाली टर्म पॉजिटिव थी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस मिला के पॉजिटिव, दूसरी जो टर्म थी वो पॉजिटिव थी, तो इधर ए वाली टर्म पॉजिटिव थी। अगर अब हमें डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो इस केस में डेल्टा जी ए वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है। तो अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव करना है, डेल्टा जी नेगेटिव करना है, मतलब इस वाली दूसरी वाली टर्म को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी वाली टर्म का मैग्नीट्यूड, दूसरी वाली टर्म जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगी। और डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव ही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और नेगेटिव वाली टर्म का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होने लग जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। तो मतलब इस केस में, इस वाली केस में जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, इस वाले केस में जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, तब हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। उल्टा हो रहा है पिछले वाले के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऊपर वाले के केस में ए वाली टर्म आपकी पॉजिटिव थी, ए वाली नेगेटिव थी, तो आपको इसको बढ़ाना था, इसको घटाना पड़ रहा था डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए। लेकिन इस केस में ए वाली टर्म नेगेटिव है, ए वाली पॉजिटिव है, तो अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो इस वाली टर्म को बढ़ाना है, इसको ऐसे ही रहना है, इसको या तो घटाना है। तो अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी जितना नेगेटिव, है ना, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर करेंगे तो ए टर्म बढ़ेगी और डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और T इक्वल टू लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होगा। लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर टी हमारा लो है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू लो है तो ए वाली टर्म का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड कम है, पॉजिटिव वाली का ज़्यादा है, तो मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये पूरा टेबल है जो कि कंसेप्चुअल टेबल है। इससे बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतना आता नहीं है, इतना घुमा फिरा के अंदर जाके, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो इतनी बड़ी भी बात नहीं है। करना कुल मिला के एक ही चीज़ है कि डेल्टा जी नेगेटिव करना है हमेशा। तो पहले दो केसेस में तो कोई भी टेम्परेचर ले लें, चाहे हाई टेम्परेचर चाहे लो टेम्परेचर, डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव रह रहा है। लेकिन अगले तीसरे केस और चौथे केस में क्या हो रहा है कि डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तीसरे केस में हमें जब टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, मतलब क्योंकि ए वाली टर्म आपकी पॉजिटिव है, ए वाली टर्म नेगेटिव है, तो टेम्परेचर इधर हम एक ही चीज़ को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को। तो अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूं तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नेगेटिव वाली का ज़्यादा है ना, नेगेटिव वाली का ज़्यादा है। तो पॉजिटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड जितना कम करते जाओगे उतना डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाओगे। तो मतलब टेम्परेचर लो तो डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ बढ़ोगे, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब तीसरी कंडीशन में जब डेल्टा एच हमारा नेगेटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव हो और प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, तब डेल्टा जी हमारा नेगेटिव कब होगा? लो टेम्परेचर पे। मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तीसरे प्रोसेस के लिए, तीसरे केस के लिए, राइट। और आगे
इस केस में हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे आपका स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये पूरा टेबल है, इसको एक बार आप दिमाग में डाल लो, ये अपने नोट्स में बना लो। कुल मिला के पूरे टेबल का फाइनल कंक्लूजन अगर एक लाइन में बोलूँ तो हमें करना बस इतना ही है कि डेल्टा जी नेगेटिव रखना है हमेशा, इधर चाहे कोई भी कंडीशन दी हो। मैं हर एक केस में यही कर रहा हूँ कि बस डेल्टा जी को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। डेल्टा जी जिस भी कंडीशन में नेगेटिव हो, पहले दो केस में टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी घटा बढ़ा लें, डेल्टा जी हमारा इस केस में नेगेटिव ही रह रहा है, इस केस में हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी घटा बढ़ा ले, तो इस केस में टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, या तो स्पॉन्टेनियस ही होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। अगले वाले दोनों केस में एक बात अच्छी है, एक बात गंदी है, तो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, राइट। तो उस अकॉर्डिंग टेम्परेचर की अलग अलग कंडीशन बन गई थी। कुल मिला के करना हर एक चीज में किया हमने यही है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, सॉरी डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक बात है, यही टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? अच्छा एक बात और, हमें कैसे पता लगे कि जैसे इधर ही बात कर लेते हैं, इरेज कर दूं क्या? चलो ये अलग से, इतने में कर रहा हूँ, बाद में सीधा एक साथ इरेज कर दूंगा ना। ये अलग से टेबल के अलग है, इस टेबल में ना बनाना, आपने टेबल बना लेना, उसके नीचे लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ इधर, राइट। ये टेबल का पार्ट नहीं है। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, तो अगर मेरे पास जैसे मान लो एक बोला है कि T = 300 केल्विन, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर? मैं कैसे बोलूँ कि ये हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर? किसी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर तो किसी रिलेटिव के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना, किसी से रिलेट करके, किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं। तो इसको मैं कैसे बोल दूं कि हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, A से B हो रही है, और एक रिएक्शन है जो कि C से D हो रही है। दो रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, राइट। मान लो पहली रिएक्शन जो है वो 250 केल्विन टेम्परेचर पे हो जाती है, 250 केल्विन पे होना शुरू हो जाती है, और जो दूसरी रिएक्शन है ये मान लो 1000 केल्विन पे होना शुरू होती है ना। मतलब इस रिएक्शन का इनिशिएशन टेम्परेचर 250 केल्विन है, इसका है 1000 केल्विन। ठीक बात है। तो T = 300 केल्विन, ये टेम्परेचर जो है इस रिएक्शन के लिए तो हाई टेम्परेचर है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए तो लो टेम्परेचर है। तो मतलब कैसे, मतलब यही टेम्परेचर किसी रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर है, किसी रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि किस टेम्परेचर को हम हाई टेम्परेचर बोलें या किस टेम्परेचर को हम लो टेम्परेचर बोलें? समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस टेम्परेचर को T = 300 केल्विन किसी के लिए हाई टेम्परेचर है, किसी रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर है। तो कैसे पता लगे कि किसी टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को मैं हाई टेम्परेचर बोलूं या लो टेम्परेचर बोलूं, और कैसे हमें डिसाइड करना, कैसे स्टेटमेंट मैं दे सकता हूं कि टेम्परेचर मेरा हाई है कि लो है, उसकी बात करनी है, राइट। तो देखो यार, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है ना। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H बराबर होता है T डेल्टा S के। अगर डेल्टा जी 0 तो डेल्टा H बराबर T डेल्टा S के, है ना। इधर T इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, तो इधर से T इक्विलिब्रियम हमारा क्या आया? T इक्विलिब्रियम आया डेल्टा H डिवाइड बाय डेल्टा S, ये हमारा T इक्विलिब्रियम आया, राइट। एक किसी रिएक्शन का T इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की ये वैल्यू है। तो अगर कोई टेम्परेचर T इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, मतलब इसका T इक्विलिब्रियम A था, मान लो इसका T इक्विलिब्रियम A था और इसका T इक्विलिब्रियम A था। तो अगर कोई गिवन टेम्परेचर की वैल्यू T इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, अगर कोई किसी टेम्परेचर की वैल्यू T इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो उसको हम हाई टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे कि इस केस में, जैसे इस रिएक्शन के लिए T इक्विलिब्रियम की वैल्यू थी 1000 केल्विन और गिवन T हमें था 300 केल्विन। तो अगर T की वैल्यू T इक्विलिब्रियम से कम है, T की वैल्यू T इक्विलिब्रियम से कम है, तो मतलब इस टेम्परेचर को हम लो टेम्परेचर बोलेंगे। लेकिन अगर T की वैल्यू T इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो उसको हम हाई टेम्परेचर बोलेंगे। मतलब इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर है और इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर है।
ठीक बात है। मतलब जब जो हमें गिवन टेम्परेचर है वो अगर टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होगा तो उसे हम हाई टेम्परेचर बोलेंगे, और गिवन टेम्परेचर अगर टी इक्विलिब्रियम से कम होगा तो उसे हम लो टेम्परेचर बोलेंगे। तो मतलब हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर? सबसे पहले हम टी इक्विलिब्रियम निकालेंगे कि डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के रेशो निकाल के टी इक्विलिब्रियम आएगा। टी इक्विलिब्रियम को कंपेयर करेंगे हमारे गिवन टेम्परेचर से। अगर जो पहले सबसे पहले हम टी इक्विलिब्रियम निकालेंगे, टी इक्विलिब्रियम निकाल दिया, उसके जो हमें गिवन टेम्परेचर दिया होगा उसे कंपेयर करेंगे। अगर जो गिवन टेम्परेचर है वो टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, मतलब जो हमारा जो गिवन टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है, तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द गिवन टेम्परेचर इज ए हाई टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो टी इक्विलिब्रियम से कम है तो हमारा जो गिवन टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है, तो हमें स्टेटमेंट दे सकते हैं कि गिवन टेम्परेचर इज ए लो टेम्परेचर। तो क्या, तो मतलब स्टेटमेंट देने की मैं बात बता रहा था कि किस टेम्परेचर को लो टेम्परेचर बोले हैं, किसको हाई टेम्परेचर बोले, क्योंकि एक ही टेम्परेचर, एक सिंगल टेम्परेचर किसी रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर हो सकता है, किसी रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर हो सकता है, किसी के लिए लो टेम्परेचर हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस टेम्परेचर को मैं लो टेम्परेचर वाली स्टेटमेंट बोलूं या हाई टेम्परेचर वाली स्टेटमेंट बोलूं? उसके लिए टी इक्विलिब्रियम निकालेंगे। इस रिएक्शन का टी इक्विलिब्रियम निकाला तो 250 आया, इसका निकाला तो 1000 केल्विन आया, राइट। तो मैंने फिर बोला कि इस रिएक्शन के लिए टी जो है वो टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो ये हमारा गिवन टेम्परेचर है वो हमारा हाई टेम्परेचर है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1000 केल्विन है, तो मतलब इस रिएक्शन के लिए जो ए हमारा गिवन टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है, राइट। तो किसी टेम्परेचर को लो टेम्परेचर बोले या हाई टेम्परेचर बोले वो डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा चलो। तो ये तो बात हो गई यार सारी स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, ये सारी बात हो गई स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हम खत्म कर चुके हैं। जो मेजर क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। आगे हम जो सेकंड लॉ थर्ड लॉ कर रहे हैं वो तो सिलेबस का एक पार्ट है तो कर रहे हैं, बट उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने इससे आते हैं, राइट। या तो ऐसा करते हैं, इसके हम आज अभी स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आज हम ऐसा करते हैं स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक बात है। मैं तेनू समझा के नी तेरे बिना लगदा जी, नी तू की जाने प्यार मेरा, मैं का इंतजार। मैं तेनू समझा के नी तेरे बिना लगदा जी। कि क्या करूँ यार, बताओ जल्दी, करा दूँ क्या इधर ही? हाँ, करा दूँ सेकंड थर्ड लो? चलो करा देते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देते हैं, उसको भी ख़त्म कर ही दें अगले लेक्चर में। एक लेक्चर क्यों बढ़ाना वैसी फालतू में। देखो लिखो हेडिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। नहीं तो फालतू में एक लेक्चर बढ़ेगा, इधर ही कर लेते हैं। वैसे भी दो लेक्चर के अपलोड, 2 घंटे के लेक्चर तो मैं अपलोड कर ही चुका हूँ, तो एक और हो जाएगा तो क्या ही जा रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, राइट। देखो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है उसको समझते हैं। देखो
लिमिटेशन ऑफ फ्लोट। सेकंड लॉ पे जाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या कमियां थी। लिमिटेशन ऑफ फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ चीज़ों का आंसर नहीं दे पाया था, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन चीज़ों का आंसर नहीं दे पाया था। इधर चाहे तो एक लाइन लिख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉज नॉट एबल टू आंसर द फॉलोइंग थिंग। ए लाइन लिख के फिर अगले 3 पॉइंट लिख लेना, राइट। पहली चीज कि ए हमारा हाई टेम्परेचर है, ए हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है ना, या हॉट बॉडी लिख लो। चलो फिर से वही बात, हॉट बॉडी, ए हमारी कोल्ड बॉडी। तो हमें पता है कि जो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं आती है खुद से। तो पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इसका आंसर नहीं दिया था कि व्हाई हीट ट्रैवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, नॉट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसका आंसर देने के लिए वो काबिल नहीं था आंसर देने के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात तो इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाया हो, है ना। ये इसकी पहली कमी थी कि उनसे पूछा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था तो इस पूछा गया कि आप मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट चली जाती है लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट नहीं जाती, इसका रीज़न क्या है। तो वो आंसर नहीं दे पाए थे जिन्होंने भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, या वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपका आंसर नहीं दे पा रहा था। ठीक बात है। अच्छा, और क्या क्या आंसर नहीं दे पा रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में, कि कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन या प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन या प्रोसेस के बारे में भी कोई आंसर नहीं दे पा रहा था। जैसे कि फिजिबिलिटी का मतलब क्या, मतलब फिजिबिलिटी की तो एक एग्जांपल ये भी है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रैवल कर जाती है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रैवल करना एक फिजिबल है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का ट्रैवल करना फिजिबल नहीं है। और या तो आपको एक नवी एग्जांपल से समझना चाहो तो जैसे पानी है, जैसे झरना होता है, झरने से पानी नदी में गिरता है ना, ऐसे एक पहाड़ बने होते हैं, पहाड़ से ऐसे झरना होता है तो झरने से पानी ऐसे नदी में ऐसे गिर रहा होता है ना, ये नदी है तो झरने से पानी ऐसे नदी में गिर रहा होता है, राइट। तो हमेशा पानी झरने से नदी में ही गिरता है, ऐसा नहीं कि नदी से ऊपर झरने में जा रहा है ना, झरने से नदी में ही गिरता है, नदी से झरने में नहीं जाता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं कि झरने से नदी में भी आ सकता है, नदी से भी झरने में भी जा सकता है, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो देखो, अगर पानी इधर झरने पे है और नदी आपकी h हाइट पे है, तो अगर mgh पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीमेंट आएगा, मतलब जब पानी जब ऊपर से नीचे आएगा, पानी ऊपर से नीचे क्यों आएगा, जब mgh का ड्रॉप आएगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट में, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, राइट। अच्छा, तो अगर पानी अगर h हाइट से नीचे आ रहा है ना, झरने से नीचे आ रहा है, तो जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में उसका इतना लॉस होगा जो कि वही उसकी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब जब इतना पोटेंशियल अपनी एनर्जी में इतना लॉस होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में जब इतना लॉस होगा तो ये काम हो जाएगा और ये काम हो जाएगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर इसको mgh, जो पानी इधर आया, इसको अगर mgh एनर्जी वापस दे दें तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता थोड़ा है, पानी तो हमेशा ही झरने से नीचे गिरता है नदी में, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स था वो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही था, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो दोनों तरफ वैलिड होगी, क्योंकि जब अगर हम पानी नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh का ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh से घट जाएगी, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज होगी जिसके कारण पानी नीचे गिरेगा, राइट। तो mgh में ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इतना ड्रॉप हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसको वापस दे दो तो वापस ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन वो वापस ऊपर नहीं पहुंचेगा ना, उसके लिए तो अलग से मोटर भी लगानी पड़ेगी जो उसको ऊपर पहुंचा दे। तो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, या जैसे कि ये नहीं बता, मतलब
कि जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाना फिजिबल है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाना फिजिबल नहीं है। तो मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं करता है। ठीक बात है। आगे फ्लोट फॉर आइसोथर्मल कंडीशन। फ्लोट फॉर, अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन के लिए फ्लोट देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, है ना। तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल्टा यू जीरो, है ना, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू जीरो, क्योंकि डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, है ना, पहले सारी बात कर चुके हैं। तो मतलब क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के। मतलब फ्लोट, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ऑल हीट मतलब क्यू जो है वर्क है, क्यू जो है नेगेटिव वर्क डन है। तो मतलब ये बोल रहा है कि ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क, ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क, ऑल हीट कन्वर्टेड, ऐसे लिख लो, कैन बी नहीं, ऑल हीट कन्वर्टेड टू द, all heat converted to the work at in isothermal condition, in isothermal condition, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आइसोथर्मल कंडीशन में लगा रहे हैं तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि सारा का सारी जो हीट है वो कन्वर्ट कर सारी की सारी हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन में, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये बोलता है कि ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वर्क, बट रियलिटी में विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि हम सारी के सारी हीट से पूरा वर्क डन नहीं करा सकते, पूरी की पूरी हीट नहीं यूज़ कर सकते वर्क डन कराने में, कुछ हीट का लॉस जरूर होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ बोल रहे हैं और रियलिटी में रियल लाइफ में तो फॉलो ही नहीं हो रही है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आइसोथर्मल प्रोसेस में लगा रहे हैं तो ये बोल रहा है कि सारी हीट को हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है कि सारी हीट है उस पूरी की पूरी हीट को हम वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, उस पूरी हीट से काम करवा दें। पूरी हीट से आप काम नहीं करवा सकते कि मतलब पूरे हमारे पास 100 जूल हीट है तो 100 जूल हीट से मैं 100 जूल ऑफ वर्क डन करा दूंगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। पूरी हीट से पूरा वर्क डन नहीं हो सकता, पूरी हीट से पूरा वर्क डन से पूरा मतलब वर्क से हीट पूरा कन्वर्ट हो सकता है, वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब हीट का यूज़ करके वर्क डन कराएंगे तो कुछ हीट लॉस भी होती है, पूरी हीट का यूटिलाइजेशन वर्क डन कराने में नहीं होता है। ये 3 बातें थी जो कि लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में अप्लाई होकर ये बोल रहा है कि ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क, बट रियल लाइफ में ये चीज़ फॉलो नहीं होती, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और ये सारी फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन और ये रीज़न नहीं दे पाई थी कि क्यों कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रैवल नहीं करती, हॉट से ही कोल्ड की तरफ क्यों ट्रैवल करती है, इसका आंसर भी नहीं दे पाई थी। तो ये 3 इसकी लिमिटेशन है, ऐसे बहुत सी लिमिटेशन बना सकते हो, लेकिन प्राइम लिमिटेशन जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, मतलब इन चीज़ों का वो आंसर नहीं दे पाए थे। इधर से ही अब आया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उसकी हदें सिखाई थी कि इस हद तक रहा भाई, इस हद तक रहा, उसको उसकी औकात दिखाई थी। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला था कि ब्रह्मांड में सब कुछ हो सकता है, आर या पार सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं। इसने जैसे मोटिवेटर्स काफ़ी लोग बोलते भी हैं, काफ़ी मोटिवेटर्स बोलते हैं ना कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते, राइट। रियलिटी है, जितना हमारे बस में है उतना ही कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को औकात दिखाई थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोला था कि कोई भी प्रोसेस करा लो, मतलब ए भी करा लो, ए भी मेरे लिए सही है, ए भी मेरे लिए सही है, किसी भी तरह का प्रोसेस करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने औकात दिखाई फर्स्ट लॉ को कि नहीं ए ही प्रोसेस होंगे। उसने बाउंडेशन लगाई, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में बात की कि कौन से प्रोसेस हो सकते हैं नेचर में,
या कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से नहीं होंगे, उनके बारे में बात किसने की थी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। देखते हैं। तो दो डेफिनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन है, दो अलग अलग अप्रोच है। आज मेरी एक्चुअल में थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी मेरी हाई रहे, इसलिए बीच में मेरा मन भी किया कि सेकंड लॉ थर्ड लॉ रह देता हूँ, बाद में करा देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा, करा देते हैं थोड़े से एफर्ट मार के, है ना। वैसे तबीयत ख़राब है, आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन अभी तक मैं लेटा हुआ था, अचानक अभी शूट करने आया हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसकी दो डेफिनेशन है। पहले लिखो डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन ऑन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। पहली स्टेटमेंट तो ये है। हालांकि ना इस स्टेटमेंट पे मैं, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मैं बहुत बात कर सकता हूँ, बट मैं मजबूर हूँ इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस से कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर निकाल दिया गया है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर निकाल दिया गया है। नहीं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, 3 घंटे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आपका सिलेबस निकाल दिया तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ कि हदें पार ना करूँ मैं भी, कि आपके सिलेबस तक ही रुके, राइट। तो पहली स्टेटमेंट ये है, डेफिनेशन ये है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ए आपकी इसको कैल्विन प्लैंक एंड क्लोजेस की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन उन दोनों की मिला के अगर एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो एक स्टेटमेंट ए है। इन दोनों ने अलग अलग तरीके से बात की थी, दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट है। आप पढ़ोगे तो कहीं तो आपको इसकी अलग स्टेटमेंट दिखेगी, इसकी अलग, लेकिन इन दोनों की जब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों कुल मिला के बोल ही रही थी कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक बात है, ए इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। आगे डेफिनेशन 2, there is no feasibility of a process, there is no feasibility of a process in the universe which leads to decrease decreasing entropy of universe, लिख लो, which leads to decreasing decrease ही सही लगेगा ना, decrease entropy of universe। ये दूसरी खतरनाक बात थी, ये तो चलो आपको समझ आई रही है। दूसरी खतरनाक बात ये थी, सेकंड लॉ ने बोला कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता जिसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव हो या किसी यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो। हमेशा
रैंडमनेस इंक्रीज के, यूनिवर्स आपने सुनी भी होगी ये बात कि यूनिवर्स दिन पे दिन फैल रहा है, यूनिवर्स दिन पे दिन एक्सपेंड हो रहा है, राइट। ये बात आपने स्टेटमेंट सुनी भी होगी कहीं ना कहीं किसी रैंडम वीडियोस में कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रह रहा है, मतलब हमेशा एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती ही है, राइट। तो एक बात बोली थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कि कोई भी प्रोसेस दुनिया में नहीं हो सकता जिसके कारण एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज हो। दैट मीन्स the process with decreasing entropy, यूनिवर्स की इंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। सिस्टम की इंट्रोपी तो नेगेटिव हो सकती है, यूनिवर्स की इंट्रोपी की बात कर रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स की। सिस्टम की इंट्रोपी तो नेगेटिव कर सकते हैं, है ना। सिस्टम की इंट्रोपी नेगेटिव कब होगी? सिस्टम की जब डेल्टा एन जी हमारा नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस हमारा नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस जो था सिस्टम की इंट्रोपी थी, मैं टोटल यूनिवर्स की इंट्रोपी की बात कर रहा हूँ, टोटल इंट्रोपी की। टोटल इंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, टोटल इंट्रोपी कभी भी आप नेगेटिव आपको नहीं करनी है, राइट। तो कोई द प्रोसेस विद डिक्रीजिंग यूनिवर्स इंट्रोपी इज नॉट पॉसिबल। ऐसा प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स की इंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। द प्रोसेस विद डिक्रीजिंग यूनिवर्स इंट्रोपी इज नॉट पॉसिबल। इंट्रोपी चेंज इन इंट्रोपी यूनिवर्स की है ना। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? डेल्टा एस यूनिवर्स आपका बराबर होता है डेल्टा एस ऑफ ए सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग, पहले बात कर चुके हैं, है ना। तो इसी की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होगी आपकी टोटल इंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स, राइट। या तो इक्वल हो सकता है, इक्वल कब होगा? अच्छा, डेल्टा एस या तो इक्वल हो सकता है, डेल्टा एस यूनी आपका या तो इक्वल हो सकता है कब? जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी हमारी इक्वल टू 0 हो सकती है, रिवर्सिबल। और डेल्टा एस यूनिवर्स या तो हमारा नेगेटिव होगा फॉर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, हमारा या तो पॉजिटिव होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन डेल्टा एस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड डेफिनेशन ये बोल रही है कि किसी भी प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता दुनिया में जिसके कारण यूनिवर्स की इंट्रोपी डिक्रीज हो। हमेशा वही प्रोसेस होंगे जिनके कारण या तो यूनिवर्स की इंट्रोपी इंक्रीज हो या तो कांस्टेंट रहे, जीरो यूनिवर्स की इंट्रोपी में कोई चेंज ना हो, वो प्रोसेस भी हो सकते हैं। या यूनिवर्स की इंट्रोपी में बढ़ोतरी हो, यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़े, वो वाले प्रोसेस हो सकते हैं, है ना। लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसके इसमें डेल्टा एस ऑफ यूनी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है दुनिया में जिस केस में डेल्टा एस नेगेटिव हो, ठीक बात है। मतलब अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव है तो दैट मीन्स वो प्रोसेस जो है नॉट फिजिबल है। और अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिजिबल है। तो इसने मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी, तो कि वही प्रोसेस दुनिया में अकर होंगे, यूनिवर्स में सिर्फ वही प्रोसेस अकर होंगे जिनके केस में इंट्रोपी या तो कांस्टेंट रह रही है या तो इंट्रोपी हमारी बढ़ रही है। वही प्रोसेस होंगे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, ठीक बात है। ये था यार हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बात है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसको भी देख लो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको देख सकते हो, है ना। उसको देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस थ्योरी पढ़नी थी, कोई न्यूमेरिकल बात नहीं है, बस यही बात पढ़नी थी कि पहली कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, है ना। पहली बात तो ये कि पूरे किसी हीट से हम पूरा वर्क नहीं करा सकते। दूसरी बात है कि ऐसे प्रोसेस हमारे यूनिवर्स में नहीं होते जिनके कारण यूनिवर्स की इंट्रोपी हमारी डिक्रीज हो। तो मतलब
अगर किसी तो मतलब इसने फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में या फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में बात की थी कि मतलब वही प्रोसेस यूनिवर्स में पॉसिबल हैं जिन केस में हमारी इंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रहे। वो प्रोसेस जिनके केस में इंट्रोपी हमारी टोटल इंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स, मैं फिर बोल रहा हूँ टोटल इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात बोल रहा हूँ, सिस्टम की नहीं। तो टोटल इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जिस केस में हमारी नेगेटिव हो, जिस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स नेगेटिव हो, एक्चुअल में वो प्रोसेस हमारे ब्रह्मांड में या हमारे यूनिवर्स में होते ही नहीं है, राइट। उसी के कारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाती है, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाती। अबे सोचना बैठ के कि कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी की तरफ हीट आने लगेगी तो यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव क्यों होगी, डिक्रीजिंग क्यों होगी, ये बैठ के सोचना। सोचोगे तो समझ आएगा। चलो नहीं भी सोचोगे तब भी चलेगा, लोड ना लेना। जितना 2 स्टेटमेंट बताइए बस उसको दिमाग में रख लेना, उतने ही काम का है, ठीक है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बीएससी एमएससी वाले भी इतना डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। तो मैं जा सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझाया है वो मैक्स लिमिट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं गारंटी सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इससे बाहर ना जेई मेंस नीट जेई एडवांस किसी में नहीं आएगा, ठीक है। बात खत्म। आगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको टलोट भी बोलते हैं, TLOT, थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको शॉर्ट में टलोट भी बोलते हैं, TLOT। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्लॉट बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फ्लोट बोलते हैं, राइट। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कुछ नहीं, छोटी सी एक बात है। एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बोलता है कि एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन the entropy of प्योर परफेक्ट प्योर लिख लो, है ना, परफेक्ट प्योर, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। मतलब ये सिंपल सी बात इतनी बोलता है कि अगर डेल्टा एस जीरो है किसी सब्सटेंस के लिए एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे, तो मतलब वो सब्सटेंस जो है हमारा वो अपनी परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में है, परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में है, राइट। ये बोलता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ नहीं आता इसमें से, बस सिलेबस का पार्ट है, इसलिए बस स्टेटमेंट याद रखना कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है। इसमें मैं डेप्थ में जा सकता हूँ लेकिन कोई काम का नहीं है आपके लिए, तो इसकी बस आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, राइट। ये बोलता है कि किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी अगर 0 है 0 केल्विन पे, दैट मीन्स वो सब्सटेंस आपका परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी प्रोसेस का, किसी सब्सटेंस का अगर डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 है, एंट्रोपी 0 के बराबर नहीं है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे अगर किसी प्रोसेस किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पे अगर 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब वो सब्सटेंस परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन नॉन परफेक्ट है ना, नॉन परफेक्ट फॉर्म में है ना, तो मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस फॉर्म में, या ऐसा लिख लो, इसी को लिख लो कि परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन स्टेज में सॉलिड में नहीं है, उसकी परफेक्ट
प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात इसको याद ही रखना है आपको, है ना। वैसा समझने की अगर थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा। कोई चीज़ है हमारे पास, कोई चीज़ है, जैसे गैस है ना, मेरे पास गैस है, बहुत गैस रैंडम घूम रही है। अब गैस अगर मैं टेम्परेचर, जैसे मेरे पास बीकर में गैस है, इसमें गैस है, घुस ही गया हूँ तो थोड़ा 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो यार, थोड़ा समझ आ जाएगा, सुन लो। इसमें मान लो इसमें गैस है कंटेनर में, अगर मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, नीचे से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे क्योंकि उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। तो मतलब जैसे जैसे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स उतना दूर दूर जा रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर घटाता जाऊँ तो मॉलिक्यूल का मोशन कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन कम होता जाएगा। तो पहले मान लो T0 केल्विन मतलब क्या, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। और मुझे अभी पता लगा, अभी मैंने सीखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाता हूं तो मॉलिक्यूल का मोशन कम होता है। तो मेरे पास एक मान लो मॉलिक्यूल है, या मेरे पास एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब उस सब्सटेंस के अभी मान लो सब्सटेंस आपका 0 डिग्री से, मान लो अभी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे था। अब अगर मैं इसको ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं उसी सब्सटेंस को, तो उस सब्सटेंस में अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मोशन रुक गया होगा, है ना। उनका मोशन पहले से कम हो गया होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स, जो भी सब्सटेंस है उसके जो सब्सटेंस है वो जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसका मोशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स से मिलके जो आपका सब्सटेंस बना है वो मॉलिक्यूल्स का आपका मोशन कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पहले मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे था सब्सटेंस, अब मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे आया सब्सटेंस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो उस केस में मॉलिक्यूल्स का मोशन कम हो जाएगा। और ऐसा करते करते आप -100 डिग्री सेल्सियस पे आए, मोशन मॉलिक्यूल्स का और कम हो गया, -200 डिग्री सेल्सियस पे आए, मॉलिक्यूल्स का मोशन और कम हो गया, -300 डिग्री सेल्सियस पे आए, मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत कम हो गया, है ना। और इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही, -273 केल्विन पे आ गए, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, राइट, मतलब 0 केल्विन पे आ गए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटा रहे हो वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का मोशन कम होते जा रहा है। तो इस टेम्परेचर पे आके 0 केल्विन पे आके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एकदम जम जाते हैं, एकदम जैसे कहते हैं जम गया है, अभी हिल ही नहीं पा रहा है। तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बिल्कुल ही ठप हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स का अगर मोशन ही बिल्कुल ठप हो जाए तो एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा, फैल ही नहीं पाएगा कहीं, राइट। तो यही बोलता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि 0 केल्विन पे जिन चीज़ों का टेम्परेचर, जिन 0 केल्विन पे जिन सब्सटेंसेस का एंट्रोपी चेंज 0 हो जाता है, मतलब एंट्रोपी चेंज 0 का होने का मतलब कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आप एकदम जम गए हैं, कि मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो उस केस में उस सब्सटेंस को हम परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। और जिन सब्सटेंस का 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 नहीं हो रही है तो उनको, मतलब वो सब्सटेंस अभी आपका परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी के लिए, ठीक बात है। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या N2O NO, ये एक्सेप्शन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। मतलब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इन दोनों की बात करूं या इन दोनों की बात करूं, ये दोनों 0 केल्विन पे इनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती है। मतलब अगर 0 टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे इनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती तो मतलब ये थर्ड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, थर्ड लॉ की एक्सेप्शंस है ना। तो ये एक्सेप्शन है थर्ड लॉ की, है ना, क्योंकि थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से बोलता है कि 0 केल्विन पे हमारा जो एंट्रोपी है डेल्टा एस जो है वो 0 होता है ना। लेकिन इनके लिए हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन पे एंट्रोपी हमारी 0 नहीं होती, मतलब ये एक्सेप्शन है आपकी थ्लोट की या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है, ठीक बात है। चलो ये बात हो गई यार, आपकी सारी बातें कर ली हमने, स्पॉन्टेनिटी की बात कर ली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि आपके आए हैं किसमें, प्रीवियस ईयर में आए हैं।
मैं तेनू समझा कि नी तेरे बिना जी नी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा नी तू जान मेरी मैं तेनू समझा कि नी तेरे बिना मेरे सामने। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, कहाँ दिखाऊं, इधर दिखाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, इधर दिखाते हैं ना, क्योंकि इधर फिर मैं लिखूंगा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रख रहा हूँ। पहला नीट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सी थर्मोडायनेमिक कंडीशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए करेक्ट है हर टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर, मतलब अच्छी वाली कंडीशन बतानी है, राइट। तो कौन सी चीज़ हमेशा फुली फिल्ड होगी, तो देखो अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो या डेल्टा जी नेगेटिव हो, ये हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन है ना। तो देख लो पहला ऑप्शन डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस जीरो, नहीं ये तो सही नहीं है ना। डेल्टा एच नेगेटिव अच्छी कंडीशन, डेल्टा एस जीरो नहीं, ये अच्छी कंडीशन नहीं। डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छी कंडीशन। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो गंदी कंडीशन। डेल्टा एच नेगेटिव अच्छी कंडीशन, डेल्टा एच पॉजिटिव अच्छी कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही अच्छी कंडीशन है। तो मतलब हर एक टेम्परेचर पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही टेबल का यूज़ करके क्वेश्चन आया है। क्लियर है बात, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी टेम्परेचर हो, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर ले लें डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही होगा जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो। बात कर चुके हैं, कॉलम नंबर 1 ही थी टेबल की, है ना, रो नंबर 1। ठीक बात है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन है यार, जेई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, अभी जस्ट आया हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, एक रिएक्शन है जो कि 298 केल्विन पे है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2A प्लस B से आपका C बन रहा है। अच्छा, इसके लिए आपको सर डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है 400 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। इधर लिखता हूँ ना क्योंकि उधर तो आप देखोगे क्वेश्चन। डेल्टा एच आपको दिया है 400 किलो जूल मोल इनवर्स, और डेल्टा एस दिया है आपको इस रिएक्शन के लिए -0.2 किलो जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। तो एक रिएक्शन दिया सर, आपको दिखा क्वेश्चन दिख रहा होगा, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस B से C बन रहा है, उस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा एस की वैल्यू दी है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, किस केल्विन टेम्परेचर पे होगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सॉरी जेई मेंस 2024 में आया हुआ है, अभी आया हुआ है पिछले साल ही, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन वापस रिपीट होते रहते हैं, राइट, उसी टाइप का ट्रेंड फॉलो होता रहता है। तो हमसे पूछा कि किस जो ए रिएक्शन है, इस जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू ए दी है, डेल्टा एस की वैल्यू ए दी है, इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर के अबव पे होगी, कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जिससे ऊपर है हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। तो देखो हमें पता है सर डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, राइट। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच बराबर होता है टी डेल्टा एस के, राइट। डेल्टा एच बराबर होता है टी डेल्टा एस के, दैट मीन्स टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम हमारा आता है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के, है ना, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के, तो इससे अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा 400 0.2, तो टी इक्विलिब्रियम हमारा कितना आ रहा है 410 2, तो 2000 आ रहा है,
2000 आ रहा है अभी, 2000 केल्विन हमारा आ रहा है टी इक्विलिब्रियम, राइट। देखो इस केस में हमारा डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमारा स्पॉन्टेनियस करना है प्रोसेस, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमारा डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा टेम्परेचर है, राइट। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव करना है मतलब हाई टेम्परेचर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा होगी पॉजिटिव वाली से, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना हाई, किसी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर कब बोल सकते हैं, जब वो टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो, राइट, टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो, मतलब जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 2000 केल्विन से ज़्यादा होगा, उस केस में हमारा उस टेम्परेचर को हम हाई टेम्परेचर बोलेंगे। और हमें पता है कि हाई टेम्परेचर के लिए ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाला केस है जिसमें डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एच भी पॉजिटिव था, डेल्टा एस भी पॉजिटिव था, तो उस केस में प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस कब था, जब हमारा टेम्परेचर हाई था, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तभी नेगेटिव आएगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा। तो और हाई टेम्परेचर किसको बोल सकते हैं, वो टेम्परेचर जो टी इक्विलिब्रियम से ऊपर वाले टेम्परेचर हो उनको हाई टेम्परेचर बोलते हैं। तो टी इक्विलिब्रियम इतना आया, तो मतलब कोई और रिएक्शन जो कि 2000 ए रिएक्शन अगर 2000 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे होगी तब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो हमसे यही बात पूछी गई थी, क्या पूछा था कि फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस बी से c बन रहा है, इसके लिए डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव डैश केल्विन। कितने केल्विन से ऊपर रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो 2000 केल्विन से ऊपर जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक बात है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है यार। फॉर ए गिवन रिएक्शन, एक गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी है, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे उस साइड। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी है 3.55 किलो जूल मोल इनवर्स, और डेल्टा एस की वैल्यू दी है आपको 3.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू ए दी है, डेल्टा एस की वैल्यू ए दी है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, आपसे पूछा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगी। चार ऑप्शन दिए हैं कि टी लेस देन 4 to 5 केल्विन, टी ग्रेटर देन 4 to 5 केल्विन ऑल टेम्परेचर पे, या टी ग्रेटर देन 290 केल्विन पे। हमें बताना है कि किस रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस कब होगी, हमें ए बताना है, राइट। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ए दिया हुआ है गिवन रिएक्शन के लिए। आपको पता है कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, सिंपल सी बात, डेल्टा जी नेगेटिव करना है। डेल्टा जी नेगेटिव करना है मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक बात है, क्लियर है, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव करना है मतलब डेल्टा एच हमारा कितना है 35.5 और टी डेल्टा एस 3.6 ए है। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ए वाली टर्म नेगेटिव हो, मतलब ए वाली टर्म की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, है ना, ए वाली टर्म की वैल्यू इससे ज़्यादा हो तभी नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा इधर किलो जूल है, किलो जूल है ना, नहीं तो वैसे ही नेगेटिव है। एक किलो जूल है भाई, है ना, तो किलो जूल है, तो इधर मतलब ये जूल में देखें तो ये आपका 35500 है ना, तो 35500 है। वही तो मैं सोचूं, नहीं तो वैसे ही हो रहा है 35500। जूल में करेंगे ना, पहले से जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये जूल में दिया हुआ है। पिछली बार तो आपके दोनों ही किलो जूल में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये जूल में दिया हुआ था 1 किलो जूल में, तो किलो जूल में किलो जूल को जूल में पहले कन्वर्ट किया, तो ये जूल मोल इनवर्स आ गया। ठीक बात है। अच्छा तो कितना अब हमें मतलब इस रकम को अगर मेरी इधर वाली ए वाली जो टर्म है, ए अगर मेरी 35,500 से ज़्यादा हो तभी ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी, है ना, तभी ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी। मतलब t इंटू 3.6 ए जो सेकंड टर्म है वो जब ग्रेटर होगा 35,500 से, तभी हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं। डेल्टा हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताना है कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो ए वाली टर्म
का जब मैग्नीट्यूड, सेकेंडरी टर्म का मैग्नीट्यूड जब फर्स्ट टर्म से ज़्यादा होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो बस आपको यही करना है। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे, तो मतलब टेम्परेचर जो है 35,500 डिवाइड बाय 83.6 करना है। इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा, 8 तो 35 70 मतलब 50, 0.5 से कम। तो हाँ, ये लगभग 4 वाला ऑप्शन है, 4 वाले ऑप्शन है। तो टी ग्रेटर देन कितना दिया है, 4 to 5, ए ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो 425 ही आएगा। तो टी ग्रेटर देन 4 to 5, या तो चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहो तो, है ना, कि टी इक्विलिब्रियम निकाल लो। टी इक्विलिब्रियम आपका क्या आएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, क्योंकि इस केस में भी डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब केस नंबर सबसे नीचे वाला, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी। तो टी इक्विलिब्रियम क्या आया, 35,500 डिवाइड बाय 83.6। तो इसको टी इक्विलिब्रियम आपका आएगा 425 केल्विन। और आपका अगर जब डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, उस केस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब टेम्परेचर हाई हो। तो ये हमारा टी इक्विलिब्रियम है। तो जब हमारा टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होगा तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, तब हमारा जो उस टेम्परेचर को हम हाई टेम्परेचर बोलेंगे, और हाई टेम्परेचर पे हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मीन्स कि टी जब हमारा ग्रेटर देन 425 केल्विन होगा तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक बात है। वही टेबल का यूज हुआ है तीनों क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन दिया था, इस एक गिवन रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू दी थी, डेल्टा एस की वैल्यू दी थी। वैसा तो देख के हमें पता लग रहा है कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, मतलब चौथा वाला केस, है ना, कि मतलब जब हाई टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो हमने देखा, तो मतलब हमने टी इक्विलिब्रियम निकाल लिया। टी इक्विलिब्रियम से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी को हम हाई टेम्परेचर बोलते हैं, और हाई टेम्परेचर पे ही आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो टी इक्विलिब्रियम निकाल लिया, इतना आया। जब टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब टी जब हमारा 425 केल्विन से ज़्यादा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। टेबल इसीलिए मैंने आराम से 2-3 बार रिपीट करके बताया था। क्लियर है बात। तो ए यार पूरी बात थी। स्पॉन्टेनिटी आपको मैंने पूरा अच्छे से करा दिया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा दिया है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा दिया है। इसी के साथ आपका फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नहीं कंप्लीट हुई है। थर्मोडायनेमिक यूनिट के अंदर 2 पार्ट हैं, एक फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स या जिसको नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स भी बोल देते हैं, और एक थर्मोकेमिस्ट्री। अब अगले वाले जो 3-4 लेक्चर आएंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री के आएंगे, राइट, जिसमें केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स लगाने की कोशिश की जाएगी। क्लियर बात है। तो आज के लिए भी फिलहाल के लिए इतना ही। लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन समझाना जरूरी था। थर्ड लॉ में भी थोड़ा अंदर चले ही गए हम, कंट्रोल करा था मैंने, लेकिन तब भी चले गए हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे अभी तक थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है। अब हम थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का ही पार्ट है, राइट। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही यार। हैव ए गुड डे।